गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 12th इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर पूर्ति की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने मांग की कीमत लोच के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की कीमत लोच क्या होती है, उसको मापने की विधियां, मांग की कीमत लोच के प्रकार आदि हमने देखा था। आज जो हमारा अगला चैप्टर लेसन नंबर 5 12th इकोनॉमिक्स में जो शुरू होने वाला है, इसका नाम है पूर्ति की अवधारणा। अब पूर्ति शब्द से क्या तात्पर्य है? पूर्ति को अंग्रेजी में हम कहते हैं सप्लाई। सप्लाई यानी पूर्ति। इससे क्या तात्पर्य होता है? जब हम किसी उपभोक्ता को, जब कोई विक्रेता किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु बेचता है, देता है, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। अब वो चाहे विक्रेता हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, कोई भी जब किसी वस्तु को बेचे या उसको दे, तो इसका मतलब वो उसकी सप्लाई यानी कि पूर्ति कहलाती है। इसको हम बारीकी से और देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ति का अर्थ क्या अर्थ होता है। देखिए आप, जब कोई विक्रेता या उत्पादक या फर्म, तीनों चीज को ध्यान से आप देखना। विक्रेता से तात्पर्य क्या होता है? वस्तु को बेचने वाला दुकानदार है, व्यापारी है, ये सभी विक्रेता है। विक्रेता या उत्पादक, उत्पादक का मतलब जो उत्पादन करता है, कंपनी में जो व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है वो उत्पादक कहलाता है। या फर्म, कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो। तो जब कोई विक्रेता या उत्पादक या फर्म अपनी वस्तु का जितनी इकाइयां एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय पर बेचने को तैयार होता है, उसे अपन पूर्ति कहते हैं। अब इसमें तीन चीजें आई। पूर्ति किसे कहते हैं? इसके अंदर कितनी चीजें आई? तीन चीजें। कि ये बताया गया कि कोई भी विक्रेता है या उत्पादक है या फर्म है, वो जो भी वस्तु अपनी कंपनी में बनाता है या उसके पास जो भी वस्तु पड़ी हुई है, उसमें से वो जितनी इकाइयां एक निश्चित कीमत पर, यानी कोई निश्चित कीमत होगी और निश्चित समय होगा, यानी कोई निश्चित अवधि समय होगा, उस पर वो बेचने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। अब तीन चीजें वो कौन सी, जिसको डायग्राम में भी मैंने बताया, आप देखो ये लिखा मैंने पूर्ति, सप्लाई। इसके तीन भाग विशेष होते हैं तत्व, तभी वो पूर्ति कहलाती है। एक तो क्या है? निश्चित कीमत, यानी जिस भी वस्तु को वो बेचने के लिए तैयार है उसकी कोई एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। एक तो हो गया निश्चित कीमत, दूसरा हो गया निश्चित समय, और तीसरा हो गया बेचने का इच्छुक। यानी एक निश्चित कीमत जो बाजार में चल रही है, जो भी बाजार में जो भी उस वस्तु की कीमत निर्धारित है, जो भी उस मार्केट में वो कीमत जो चल रही है, वो निश्चित कीमत होनी चाहिए। उस निश्चित कीमत पर वो निश्चित समय में अगर वो विक्रेता उसको वस्तु को बेचने के लिए तैयार है, अगर वो उस वस्तु को बेचने के लिए वो इच्छुक है, तत्पर है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगी? पूर्ति कहलाएगी। अब इस चीज में दो शब्द आप देखो ध्यान से, एक होता है पूर्ति और दूसरा होता है स्टॉक। इन दोनों में अंतर है। पूर्ति या स्टॉक दोनों में अंतर है। जैसे कि कोई एक कंपनी का मालिक या एक फर्म का कोई मालिक है, उत्पादक है या विक्रेता है, उसके पास 100 तेल के डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? ऑयल 100 है। कितने हैं? 100 तेल के डिब्बे हैं। तो इसका मतलब उसके पास टोटल भंडार, उसके गोदाम में कितना माल पड़ा है? 100 तेल के डिब्बे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया उसका स्टॉक। क्या हुआ? स्टॉक। इसको कहेंगे अपन स्टॉक, यानी उसके पास कितने तेल के डिब्बे पड़े? 100 पड़े, ये हो गया उसका स्टॉक। स्टॉक क्लियर हो गया। लेकिन ये पूर्ति नहीं कहलाएगी। पूर्ति किसे कहते हैं? सप्लाई किसे कहते हैं? अब वो विक्रेता ये देख रहा है या वो उत्पादक ये देख रहा है कि मेरे गोदाम में मेरे पास 100 तेल के डिब्बे पड़े हुए हैं। चलो ठीक है, पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सोचेगा मार्केट में इसकी क्या कीमत चल रही है, एक डिब्बे की क्या कीमत चल रही है, तो वो निश्चित कीमत को देखेगा कि वास्तव में अभी बाजार में कौन सी कीमत निर्धारित है इस तेल के डिब्बे की। अगर वो सेटिस्फाई हो गया विक्रेता कि उसको पता चला हाँ जो मेरे को बेचना चाहिए वो कीमत बाजार में उपलब्ध है, जिस कीमत पर मैं बेचने के लिए तैयार हूं
वो कीमत बाजार में उपलब्ध है। तो इसका मतलब कीमत तो तय हो गई, फिर उसी समय वो बेचेगा। एक निश्चित समय होगा, भाई मुझे इस समय बेचना है, इस समय कीमत सही चल रही है, तो वो एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय होगी, और वो बेचने के लिए भी तैयार है, तो वो पूर्ति होगी। लेकिन देखो 100 तेल के डिब्बे में से वो कितने डिब्बे बेच रहा है मार्केट में, अब तैयार हुआ है 90 डिब्बे। कितने डिब्बे तैयार हो गए वो 90। तो 100 तो स्टॉक था उसका, उसमें से वो 90 तेल के डिब्बे बाजार में उतारने के लिए तैयार है। कितने तेल के डिब्बे 90, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय अवधि में, और एक बेचने के लिए वो इच्छुक भी है, भाई तैयार हो गया, भाई 90 मेरे को भी बेचने हैं, मुझे इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कोई भी विक्रेता लाभ के लिए ही कार्य करता है। तो उसने 90 तेल के डिब्बे बाजार में उतार दिए। तो 90 डिब्बे जो बाजार में उतारे, तो इसको वो कहेगा पूर्ति। क्या कहेंगे? पूर्ति, यानी कि सप्लाई। इसको हम कह सकते हैं पूर्ति या सप्लाई। अब उसने 90 तेल के डिब्बे क्यों उतारे, उसको पता चल गया कीमत मेरे निर्धारित कीमत पर है, जो मैं सोच रहा हूं वो कीमत मुझे प्राप्त हो रही है तेल के डिब्बे की, निश्चित कीमत प्राप्त हो रही है, निश्चित समय उसका निर्धारित हो चुका है, और वो इच्छुक हो गया, तीनों तत्व आ गए, तो वो पूर्ति होगी। तो स्टॉक और पूर्ति में अंतर समझ में आ गया। स्टॉक का मतलब क्या होता है, उसके पास टोटल वस्तु या माल या सेवा कितनी है, वो हो गया टोटल चीज, उसको कहते हैं स्टॉक। यानी कि 100 तेल के डिब्बे थे, वो उसका हो गया स्टॉक। लेकिन उसमें से सिर्फ वो 90 बेचने के लिए तैयार है। कितने बेचने के लिए तैयार है? मात्र 90 तेल के डिब्बे वो बेचने को तैयार है, तो ये हो गया पूर्ति। इसको क्या कहेंगे? पूर्ति। जैसे कि सेवा के रूप में आप देख लो, कोई शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी रख रहा है, किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रख रहा है। अब उसके माना कि कोई 10वीं गणित पढ़ा रहा है, आप सुनिएगा, सेवा के रूप में 10th की कोई गणित सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब माना कि इस 10th गणित सब्जेक्ट में टोटल 25 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 25 चैप्टर दे रखे हैं। अब कोई कोचिंग पर या ट्यूशन पर कोई विद्यार्थी आया, बोला सर मुझे 5 चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो शिक्षक कहेगा चलो 5 चैप्टर पढ़ा देता हूं, और उसकी फीस उसने निर्धारित की 500 रुपया। कितनी निर्धारित की? 500। अब इस 25 में 25 तो उसके पास स्टॉक था, उसके दिमाग में 25 चैप्टर अच्छी तरह से स्टॉक थे शिक्षक के, उसने उसमें से 5 चैप्टर बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को दिए, 5 चैप्टर दिए, उसके बदले में वो 500 रुपए ले रहा है। तो ये जो 5 चैप्टर वो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो हो गया पूर्ति। क्या हो गया? पूर्ति, सप्लाई हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर पूर्ति के बारे में हमको समझना है, तो 3 तत्व उसके अंदर होंगे ही होंगे। एक निश्चित कीमत, निश्चित समय, और बेचने के लिए विक्रेता या उत्पादक या कोई भी फर्म है वो इच्छुक होती है, तैयार होती है, तब वो पूर्ति कहलाती है। बाकी हमारे गोदाम में चाहे 100 तेल के डिब्बे पड़े, चाहे 1000 तेल के डिब्बे पड़े, लेकिन वो सिर्फ स्टॉक है हमारा, वो पूर्ति नहीं होंगे। जब उसमें से हम बाजार में एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए, उसमें से जितनी भी इकाइयां हम तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए, तब वो पूर्ति कहलाएगी। इसलिए इस परिभाषा में ये बताया गया है कि कोई विक्रेता, उत्पादक या फर्म, उसके अपने पास जितनी भी वस्तु की इकाइयां पड़ी हुई है, उसमें से जितनी इकाइयां को निश्चित कीमत, निश्चित समय और बेचने के लिए अगर वो तैयार हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। तो ये पूर्ति का अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई भी विक्रेता कम इकाइयां क्यों दे रहा है। वो चाहे तो 100 के 100 तेल के डिब्बे भी मार्केट में बेच सकता है, 100 के 100 पूर्ति कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है। तो इसका मतलब विक्रेता के माइंड में कुछ न कुछ ऐसी चीजें आ रही है जिसके कारण वो बाजार में पूरी उसकी वस्तु नहीं उतार रहा है, या फिर वो कम उतार रहा है, या फिर वो पूर्ति दे ही नहीं रहा है बाजार में, सिर्फ स्टॉक के रूप में सामान रख रहा है अपने गोदाम में। तो वो चीज क्या है? यानी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। सप्लाई को ऐसी क्या चीजें जो सप्लाई को इफेक्ट करती है, कम सप्लाई दे विक्रेता या ज्यादा दे, तो उसके पीछे क्या ऐसे कारक हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसके वजह से पूर्ति प्रभावित होती है। तो कुल मिला के 7 कारण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसे 7 तत्व लिखे हुए जिससे पूर्ति को प्रभावित करते हैं ये 7 तत्व। तो पहला तत्व है वस्तु की बाजार की कीमत। बाजार कीमत किसकी? वस्तु की। यानी कोई भी विक्रेता है या उत्पादक है या फर्म है, वो क्या सोचेगा
वो किसी वस्तु को बाजार में कब उतारेगा, जब उस वस्तु की उसको सही कीमत नजर आएगी तब। अब मैंने तेल के डिब्बे का उदाहरण दिया। अब इस तेल के डिब्बे की कीमत बाजार में माना कि 20 रुपए चल रही है और उत्पादक को लग रहा है कि इस कीमत पर वो बेचना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं है भाई 20 रुपए में वो क्यों बेचेगा तेल का डिब्बा। फिर जैसे ही बाजार की कीमत माना कि तेल के डिब्बे की कीमत 50 रुपए आ गई है, 50 रुपए स्तर तक कीमत आ गई है। अब उत्पादक को लग रहा है कि अब मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो वो तेल के डिब्बे अब मार्केट में उतार रहा है बेचने के लिए, पूर्ति कर रहा है। तो इसका मतलब पूर्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वस्तु की बाजार कीमत से, कि वस्तु की कीमत क्या चल रही है बाजार में। अगर कम कीमत है बाजार में वस्तु की, तो वो उत्पादक सोचेगा मैं अभी उसकी पूर्ति बाजार में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। और जैसे ही बाजार कीमत उस वस्तु की बढ़ जाती है तो उत्पादक सोचता है कि मैं क्या करूं, अब इसको पूर्ति के रूप में इस वस्तु को बाजार में उतार दूं, तो बाजार कीमत प्रभावित करती है। दूसरा पूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें। अब उत्पादन के साधन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। उत्पादन के साधन मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करने के पीछे से कौन कौन सी चीजें होती है जो उसको उत्पादित करने में सहयोग देती है, जिसमें पूंजी, श्रम, सेवा ये आदि चीजें आती है। पूंजी, श्रम, फिर स्वयं उद्यमी जो उत्पादक कार्य कर रहा है, मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो इन सब की भी कुछ कीमतें होती है। जैसे कि तेल का डिब्बा बना तो इसके लिए हमने कच्चा माल लिया होगा, फिर इसके ऊपर मजदूरी लगी होगी, इसको लाने ले जाने के लिए साधन लगे होंगे, परिवहन का खर्चा हुआ होगा। तो ये जो सब चीजें हैं उसकी एक तय कीमत होती है। माना कि तेल के डिब्बे को बनाने में पूरे 40 रुपए लगे, कितने रुपए लगे, 40 रुपए लगे, तो उत्पादन साधन कितना हुआ, टोटल 40 हुआ। तेल का डिब्बा बनाने में ही 40 रुपए लगे, तो क्या 40 से कम में वो उत्पादक या फर्म या विक्रेता बेचेगा नहीं, 40 से ऊपर में बेचेगा क्योंकि वो भी लाभ कमाना चाहता है। तो हमेशा दूसरी चीज होती है पूर्ति को प्रभावित करके उत्पादक साधन। अब 40 रुपए से कम बाजार में कीमत चल रही है तो वो नहीं बेचेगा क्योंकि उसको पता है 40 रुपए मेरे उत्पादन में लगा है, 40 से कम में बेचूंगा ही नहीं, 40 से ऊपर या ज्यादा कीमत में वो बेचेगा। तो उत्पादक साधन की कीमतें भी प्रभावित करती है। दूसरी चीज होती है संबंधित वस्तु की कीमतें। हम कोई भी वस्तु बाजार में पूर्ति के रूप में अपन बाजार में उतार रहे हैं या बाजार में बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमारे दो चीजें दिमाग में रहती है कि इससे संबंधित वस्तु की कीमतें क्या चल रही है। एक दो प्रकार की वस्तुएं होती है संबंधित, एक पूरक वस्तु और एक स्थानापन्न वस्तु। एक पूरक और स्थानापन्न, इन दोनों वस्तुओं में क्या फर्क है। पूरक वस्तु किसे कहते हैं और स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। पूरक वस्तु का मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा कार और दूसरा लिखा पेट्रोल, ये दो वस्तुएं मैंने लिखी है, कार और पेट्रोल, ये दोनों पूरक वस्तु है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। दूसरी की कीमत बढ़ी तो पहली वस्तु प्रभावित हो जाती है, जैसे कि पेट्रोल और कार दोनों पूरक वस्तु होती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कार खरीदेगा तो उसके दिमाग में पेट्रोल की कीमतें भी आएगी। वो सोचेगा यार पेट्रोल का क्या भाव चल रहा है। अगर व्यक्ति कार खरीदने जा रहा है तो उसके दिमाग में पेट्रोल की कीमत आएगी, और जैसे ही पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ रही है, लग रहा है पेट्रोल की कीमत बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है, आसमान को छू रही है पेट्रोल की कीमतें, तो वो कार को खरीदना अभी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कार लेके भी मैं क्या करूं, पेट्रोल की कीमतें इतनी है, मैं कार चला ही नहीं सकता हूं, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार चलती नहीं है, सीधी सी बात है। तो कार और पेट्रोल दोनों पूरक वस्तु हो गई। और स्थानापन्न वस्तुओं में अपन देखते हैं चाय और कॉफी, ये दोनों स्थानापन्न वस्तु है। एक नहीं हो तो दूसरे से काम चला सकते हैं। पूरक में क्या होता है, एक वस्तु नहीं है, एक वस्तु की कीमतें ज्यादा तो दूसरी भी रुक जाएगी, दोनों पूरक वस्तु है। और स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है, एक वस्तु जिस उपयोग में आती है दूसरी भी उसी उपयोग में आ सकती है, ये दोनों स्थानापन्न होती है। तो चाय की कीमतें बढ़ जाती है तो लोग चाय पीना बंद करके किसको पीना शुरू कर देते हैं, कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। और कॉफी की कीमतें बढ़ जाती है तो चाय को पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थानापन्न वस्तु है। पर पूरक में एक की कीमत बढ़ी तो दूसरी प्रभावित होगी, लेकिन स्थानापन्न में क्या होता है, एक कीमत बढ़ गई तो दूसरी से काम चला लेंगे लोग। इसलिए ऐसी दोनों वस्तुओं के बारे में हमको विचार करना पड़ता है। हमारा मार्केट में जो भी हमने उत्पादन किया है उस वस्तु की पूरक वस्तु भी हमको देखनी पड़ती है, उसकी क्या कीमतें हैं, क्योंकि उससे भी प्रभावित हो जाता है हमारा कीमतें। और स्थानापन्न वस्तु को भी हमको देखना पड़ता है। तो इन दोनों वस्तुओं के कारण हमारी जो वस्तु है या हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तो इसको भी देख करके उत्पादक पूर्ति
को प्रभावित करते हैं। फिर आ रहा तकनीकी परिवर्तन। अगर वस्तु की तकनीकी में कोई परिवर्तन हो गया तो भी मार्केट में पूर्ति नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी। तकनीकी परिवर्तन अगर हो जाता है, जैसे कि तकनीकी बढ़ रही है, जो हमारे पास जिस वस्तु की तकनीक जो हमारे पास उससे अच्छी क्वालिटी की कोई वस्तु आ गई, उससे अच्छी तकनीक की कोई वस्तु आ गई तो हमारी भी वस्तु प्रभावित होगी, तो यहाँ पर भी पूर्ति प्रभावित होती है। फिर विशेष अवसर। विशेष अवसर से तात्पर्य होता है कि त्योहार आ गया, माना कि या फैशन या प्रचलन में कोई चीज आ गई, या कोई त्योहार आ गया, माना कि दीपावली का त्योहार है तो दीपक, साधारण सी बात है, दीपक अधिकतर लोग खरीदेंगे क्योंकि दीपावली का त्योहार चल रहा है। होली का त्योहार है तो रंग खरीदेंगे लोग, तो उस समय पूर्ति प्रभावित होती है। जैसे त्योहार का समय आता है तो बाजार में वस्तुएं ज्यादा बिकनी शुरू हो जाती है, तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर विशेष अवसर नहीं है तो पूर्ति प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे विशेष अवसर को देखकर भी पूर्ति प्रभावित होती है। ये भी एक तत्व है पूर्ति को प्रभावित करने वाला। फिर है आगतों की गुणवत्ता। हमारे पास जो साधन है, जो आगतें हैं, उसकी अगर अच्छी क्वालिटी है तो उसके कारण भी पूर्ति हमारी कम ज्यादा हो सकती है। क्वालिटी आगत की बात में, और परिवहन लागत है, परिवहन भी हमारा जरूरी है। भाई हम किसी वस्तु को बाजार में उतार रहे हैं तो उसका परिवहन खर्च कितना रहा है, अगर ज्यादा है या कम है तो उसको देखकर भी पूर्ति को प्रभावित होती है। तो ये 7 प्रकार के कुल तत्व है जो पूर्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है, उसके बाद जो भी विधि आएगी वो सब हम एक एक करके देखेंगे। धन्यवाद।